नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आई खबर के साथ। बड़ी खबर है जबलपुर से। तेज रफ्तार ट्रक ने मेडिकल स्टूडेंट की जान ले ली है। टक्कर मारने के बाद युवती को ट्रक ने काफी दूर तक घसीटा। करीब आधा किलोमीटर तक युवती घसीटती रही, ट्रक में फंसी हुई। ट्रक में बाइक सहित युवती 500 मीटर तक घिसटती रही। होटल से खाना खाकर छात्रा लौट रही थी। हादसे में युवती का साथी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक छात्रा एमबीबीएस के 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही थी। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने मेडिकल स्टूडेंट की जान ले ली। टक्कर मारने के बाद ट्रक युवती को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता रहा। स्कूटी के साथ आधा किलोमीटर तक, 500 मीटर तक युवती घसीटती रही। बताया जा रहा है कि होटल से खाना खाकर लौट रही थी छात्रा, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में युवती का साथी भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। और जबलपुर में हुए इस हादसे की दर्दनाक तस्वीरें और तस्वीरों को आप तक हम पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हादसे को लेकर कुछ लोगों से बातचीत भी की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। आंखों से देखा, यहाँ पे 2 लड़के बैठे रहे, बाइक पे लड़की रही, पल्सर रही। तो लड़का इस साइड गिरे, लड़की उस साइड गिरे और ट्रक रहा 6 चक्का वाला ट्रक, बड़ा 10 चक्का जितना भी हो। तो वो फंसी रही, फंसी घसीटते ऐसे सामने ले गया। फिर वहाँ से वो लड़की किनारे, वो कच बच ही नहीं रहा, उसमें मांस सब निकल लगा रहा। उसके बाद ट्रक वाला पीछे बढ़ा रहा है। उधर पर 7-8 सवारी खड़ी रही। हम उन सवारी किनारे करे, वो चक्कर पर ट्रक का नंबर नहीं ले पाए। कितनी दूर तक किसकी लड़की? यहाँ से 150 मीटर तक, 150 मीटर का यहाँ से। हाँ, हाथ पाँव सब कुछ नहीं बचा रहा है ना, सब लपट गया, सब वही में लपट गया। दिल्ली की तर्ज पर कल जबलपुर के अंधमुख बाईपास चौराहे पर भी एक ऐसा हादसा देखने को मिला जहां भारी वाहन ने एक मेडिकल छात्रा को तकरीबन 500 मीटर तक जो है घसीटा। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं और देख सकते हैं जो ट्रक के निशान है, चक्के के निशान है, वो यहाँ पर अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है, जिंदा है। कल इसी स्थान पर पल्सर वाहन पर जो मेडिकल छात्रा थी वो अपने साथी छात्रों के साथ आई थी, ढाबा से खाना खाकर लौट रही थी और इसी रास्ते से होते हुए आप देख सकते हैं ये वही रास्ता, इसी रास्ते होते हुए यहाँ पर ही लड़की जो है वो ट्रक में फंसी, भारी वाहन में फंसी और तकरीबन लंबी दूरी तक, आप अब यहाँ भी देख सकते हैं लंबे निशान जो है वो अभी भी मौजूद है और तकरीबन 500 मीटर तक जहां तक ये पुल जा रहा है उतनी दूरी तक जो है छात्रा घिसटती रही। और कहीं ना कहीं दिल्ली जैसी तस्वीर जो है वो जबलपुर संस्कार धानी में भी सामने आई है। बेहद भीषण ये हादसा था और बहुत दर्दनाक मौत जो है वो छात्रा की यहाँ पर देखने को मिली, जो शहडोल निवासी है और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जो है अध्ययन करती थी। बहरहाल जो 2 साथी छात्र थे जो उस वक्त मौजूद थे वो फिलहाल घायल और उनका जो इलाज है वो मेडिकल अस्पताल में जारी है। ये कोई नया हादसा नहीं है इस मार्ग पर, इसके पहले भी कई जिंदगियां जो है वो ये रास्ता लील चुका है और भारी वाहनों की धमाचौकड़ी आए दिन कहीं न कहीं कई मासूमों की जान जो है वो ले चुकी है। बहरहाल ताजा जो घटनाक्रम है वो एक सीख देता है, कम से कम यहाँ पुलिसकर्मी तो मौजूद हो और अमूमन जो ऐसे हादसे होते हैं जिसमें ट्रक चालक कहीं न कहीं निर्ममता दिखाते हैं, ऐसे हादसों पर रोक लगनी चाहिए। और फिलहाल पुलिस जो है वो ट्रक चालक की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के उसे मिलेंगे उसके आधार पर जो ट्रक ड्राइवर है, जो आरोपी ड्राइवर है और ट्रक जो है उसे भी कहीं न कहीं सीज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो ये बड़ी घटना घटी है। एक ट्रक ने, आपको बता दें कि मेडिकल स्टूडेंट को घसीटते हुए करीब 500 मीटर तक आगे ले गया, उसकी जान इसी दौरान चली गई। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से और जानकारी के साथ। प्रतीक, हैरान करता है दिल्ली का ये मामला, ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन ने पुलिस ने उससे भी कोई सीख नहीं ली। दूसरा ये भी बताइएगा कि किस जगह का ये घटना है, रफ्तार वहां पर अमूमन वाहनों की क्या होती है, क्या व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर? देखिए, नेशनल हाईवे लगता है अंधमुख बाईपास चौराहा हम इसे कहते हैं प्रशांत। और कल देर रात यहाँ पर दर्दनाक हादसा हुआ। मेडिकल छात्रा थी जो कि अपने साथियों के साथ ढाबे में खाने से लौट रही थी और जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लंबी दूरी तक ट्रक उसे घसीटता ले गया। बहरहाल इसको लेकर के विवाद है, कुछ कह रहे हैं कम दूरी थी, कुछ कह रहे हैं लंबी दूरी तक वो घसीटता हुआ ट्रक जो है छात्रा को ले गया था। और दिल्ली से जिक्र इसलिए छिड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जो शराबी थे, जो वाहन चालक थे, वो लंबी दूरी तक छात्रा को घसीटते हुए ले गए थे और पूरा जो शव है वो
पश्चात विक्षिप्त हो चुका था। बहरहाल ये जो घटनाक्रम है, यहाँ जो वाहन चालक था यानी ट्रक चालक था वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में नहीं था, इस लिहाज से कम उसे तत्परता दिखानी थी और अगर गाड़ी के नीचे वाहन आ गया था तो उसे तत्काल रूप से रुकना था। लेकिन इसके इर्द अगर देखा जाए तो उसने मुफीद ये समझा कि तत्काल वो वाहन को भगा ले। इस बीच लड़की फंसी रह गई, छात्रा, मेडिकल छात्रा फंसी रह गई और उसकी दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है। पुलिस प्रशासन का अमला लगातार चौकस यहाँ पर है, मौके पर वो पहुंचा था और तलाश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ट्रक चालक का जो ट्रक है उसे पकड़ लिया जाए। आसपास की सीसीटीवी जो फुटेज हैं उन्हें भी खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और लाजमी है, ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मेडिकल छात्र 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, शहडोल निवासी थी, रूबी ठाकुर उनका नाम बताया जा रहा है और जो साथी छात्र थे जो घायल हुए हैं उनका इलाज मेडिकल अस्पताल में जारी है। लेकिन जो भी हो, एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। स्थानीय नागरिक मांग कर रहे हैं कि पुलिस अगर यहाँ पर लगातार रोजाना मौजूद रहे तो अमूमन ऐसे जो हादसे हम देखते हैं साल में कई बार सामने आते हैं, उन पर कम से कम रोक लग सके। प्रशांत, बिल्कुल ऐसे हादसों पर रोक लग सकती है अगर प्रशासन थोड़ा सा सजग रहे और ऐसे हादसों से आगे के लिए सबक लेने की दरकार भी है। शुक्रिया प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिससे पीएम मोदी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे काम की गंभीरता भी पता चलती है। इससे ऑफ ऑनरशिप आती है जो सफलता की कुंजी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाटर बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम पर चिंता व्यक्त की। वहीं सीएम शिवराज ने पीएम को विजनरी लीडर बताते हुए कहा कि जिन विषयों पर कभी विचार नहीं होता था आज उस पर कार्यक्रम हो रहा है। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट, पानी की रिसाइकलिंग आवश्यक है। भारत की सरकार के पास में कुल संसाधन देश भर में कितने हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितने बांध हैं, उन बांधों की संख्या का भी स्पष्ट आकलन नहीं है। न हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को कि हमारे भूगर्भ के जल और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, उनका स्पष्ट लेखा जोखा नहीं है। तो दिशा में निश्चित रूप से राज्यों के सहयोग से हमने अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है और हमने एक वाटर प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाने का की दिशा में आगे कदम बढ़ाए कि जहां हम अपने रिसोर्सेज को जान सकें, पहचान सकें, आने वाले समय को लेकर उनकी प्लानिंग कर सकें। जानते हैं कि जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य है, बहुत बड़े बड़े बांध देश में और बन पाएंगे, इसकी संभावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। और बड़ी चुनौतियां पिछले वर्षों में जिस तरह से हम सब ने इन संसाधनों के सप्लाई साइड को और अधिक हार्वेस्ट करने के लिए जिस तरह से काम किया, अब नए बांध हम और बड़े बना पाएंगे, इसकी संभावनाएं क्षीण होगी। हो सकता है देश में कुछ जगह होंगी जहां हम शायद इस तरह के बड़े इनिशिएटिव ले पाएंगे, लेकिन पानी के जो है
स्टोरेज पर हमें काम करना है। उसके लिए दो तरह से काम किया जा सकता है। एक कि हम छोटे छोटे वाटर स्टोरेज के ऊपर काम करने को किस तरह फोकस करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 25,000 अमृत सरोवर बने और देश भर में इस दिशा में और हम इसे नए आयाम किस तरह से दे सकते हैं। हम सचमुच में सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी लीडर मिले हैं। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो संकल्प लेते हैं और उनकी सिद्धि के लिए अपने आप को झोंक देते हैं और केवल खुद को नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। मैं ये हृदय से कह रहा हूं, अद्भुत लीडर मिला है देश को। और इसलिए जिन विषयों पर पहले कभी विचार नहीं होता था, अब गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि ये पता ही नहीं था कितनी वाटर बॉडीज है देश में, कितने बांध है, कितने अलग अलग तरह की जल संरचनाएं हैं, कुल कितना पानी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। ये सम्मेलन भोपाल में हो रहा है और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया। इसमें एक और चीज जुड़ती थी, रानी तो कमलापति और सब रनैया। यहां की रानी अंतिम गौण शासिका हुई थी कमलापति। जब आप आए होंगे एयरपोर्ट से तो आपने हमारे बड़े तालाब को, बड़ी झील को देखा होगा। ये 10वीं शताब्दी में बनी, 1000 साल से ज्यादा हो गए इसको बने हुए। और जब 1000 साल पूरे हुए तो बनवाई थी राजा भोज ने। राजा भोज की प्रतिमा हमने इसी बड़े तालाब में लगाई। आप देखते होंगे आते समय, वो आज भोपाल की पहचान बन गई। मध्य प्रदेश में 2003 के आसपास तक कुल सिंचाई की हमारी क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टेयर। अब हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य, तो मैंने पानी बचाने के लिए नहीं गजेंद्र सिंह जी, हमने ये सोच के कि बिना सिंचाई के काम चल नहीं सकता, इसलिए बाकी चीजें बाद में करो, सबसे पहले बांध बनाओ, जल संरचनाएं बनाओ, इनके बिना काम चल नहीं सकता। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षमता थी पुराने जमाने में, राजा नवाब अंग्रेज सबके मिला के, वो बढ़ के मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो गई है। हमारे जल संसाधन मंत्री बैठे हैं, 45 लाख हेक्टेयर। और उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एमपी में मकर संक्रांति के मद्देनजर चाइनीज मांझे को लेकर काफी सख्त दिखे। चाइनीज मांझे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चाइनीज मांझे को लेकर उज्जैन में कार्रवाई की गई है और उनके घरों को जमींदोज किया गया है। चाइनीज मांझा बेचने वालों को सख्त हिदायत दी गई है कि एमपी में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। वहीं जबलपुर में मेडिकल छात्रा को ट्रक से घसीटने के मामले में कहा कि एमपी में कानून का राज है और यहां ऐसे दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होती है। वहीं सतना में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कमलनाथ को घेरा और कहा कि कमलनाथ महीने में एक आध बार जनता को दर्शन देने जाते हैं और विधानसभा जाने से बचते हैं। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह की पत्नी के देश में डर लगने वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिनके मन में चोर होता है उन्हीं को डर लगता है। संक्रांत आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो जो चाइनीज मांझा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। और इसलिए बरखुरदार खबरदार ये चाइनीज मांझे वाले जितने भी हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, इसलिए ऐसी घटना वाले के साथ में आप देखते होंगे तत्काल कार्रवाई होती है। महीने में एक आध बार वो जनता को दर्शन देने के लिए जाते हैं।
नए साल के 5वें दिन इसी तरह से वो दर्शन देने ही जा रहे हैं। और मेरा आग्रह है उनसे, कमलनाथ जी, कभी कभी विधानसभा भी आया करो। जिस विधानसभा को आप कहते हो कि बकवास सुनने नहीं आता, आप खुद के अविश्वास पे भी नहीं आते हो, आप नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास पे भी नहीं आए। अचंबा है। जिनके मन में चोर होता है ना, उन्हीं को भारत में डर लगता है। 125 करोड़ का देश है, किसी देशभक्त को भारत में डर नहीं लगता। सिलेक्टिव इशू पर यही बयान देते हैं, फिर यही पत्नी से बुलवाते हैं। ये दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है जो भारत को बदनाम करने की एक लंबे समय से कोशिश कर रही है। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है और मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के लिए पतंग की दुकानें सज गई हैं। इस बीच मांझे की जगह इस्तेमाल किए जा रहे चाइनीज मांझे को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। प्रशासन ने चाइनीज मांझे बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगाई हुई है और इसको बेचते पाए जाने पर एनएलसी के तहत मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। देवास के हाट पिपलिया, बावई और राजाराम नगर में चाइनीज मांझे से अब तक 3 युवक घायल हुए हैं। तीनों बाइक चलाते चाइनीज मांझे की चपेट में आए थे। फिलहाल देवास प्रशासन चाइनीज मांझे को लेकर चेकिंग अभियान चला रहा है। ये आदेश जारी किए गए कि कोई भी व्यक्ति चाइनीज जो मांझा है उसका ना तो विक्रय करेगा ना ही भंडारण करेगा। यदि कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 188 में कार्रवाई की जाएगी और हम तो इससे भी ज्यादा उनका एनएसए करेंगे। जो भी लोग, क्योंकि जान के लिए बहुत घातक है, पहले भी कई घटनाएं हुई हैं देवास में भी, देवास सहित अन्य आसपास के जिलों में भी इस तरह की घटनाएं इन दोनों में हुई हैं, जिसमें जो मोटरसाइकिल सवार हैं, साइकिल सवार हैं, उनके गले पर या चेन पर इंजरीज हुई हैं। तो इसमें एक व्यापक चेकिंग अभियान आज से चलाया जा रहा है। इसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ जहां जहां भंडारण है, जहां जहां विक्रय हो रहा है, वहां पर जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें। और निवाड़ी जिले की 14 पंचायतों में आज त्रिस्तरीय उपचुनाव हो रहा है। यहां 14 पंचायतों में 26 पंचों के लिए और एक पंचायत में सरपंच के लिए चुनाव हो रहा है। ऊर्जा के गुजर्रा कला पंचायत में सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है। यहां सरपंच पद के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में है। सरपंच पद के लिए चुनाव ईवीएम द्वारा किया जा रहा है। ठिठुरते ठंड में भी यहां वोटरों का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से यहां मतदान जारी है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात है। यहाँ गुजर्रा में सरपंच पद के लिए चुनाव है और ये बड़ी अच्छी शुभ संकेत है कि सुबह 9 बजे तक ये मतदान केंद्र क्रमांक 215 में 475 में से 88 लगभग 20% और मतदान केंद्र क्रमांक 16 में 9 बजे तक 418 में से 84 वोट 20% अधिक लगभग जो है वोटिंग हो चुकी है। आपने भी देखा कि एक महिला जो है वो जो 85 वर्ष से अधिक की थी, इसके पहले एक महिला जो है वो 84 वर्ष की भतिया देवी जी और विकलांग लोग भी लगातार करते हैं। मतलब लोगों में उत्साह है और अच्छा परसेंट प्रथम 2 घंटे में। और उधर श्योपुर में 5 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 55 वार्ड में पंच पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और 5 डिग्री तापमान के बीच लोग मतदान के लिए पहुंचे। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या उपद्रव की स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक 35% के करीब मतदान हो चुका है। और पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला रेंज में एक कर्मचारी की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पार्क में तैनात एक कर्मचारी बाघ के पीछे पीछे चलते हुए वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जान की परवाह किए बगैर शौक के लिए बनाए जा रहे वीडियो को देखने के बाद बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कैसे पार्क के कर्मचारी इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। अगर बाघ पीछे मुड़कर हमलावर हो जाता तो कर्मचारी के साथ साथ पर्यटकों की जान भी सांसत में पड़ सकती थी। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पार्क डायरेक्टर ने भी माना है कि मामला बहुत गंभीर है और जांच के आदेश दिए गए हैं। एमपी में दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री तक कम हो जाने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भोपाल में पारा काफी गिर चुका है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो
आने वाले कुछ दिनों में हालात ऐसे ही बने रहेंगे। वहीं ग्वालियर में सर्दी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा तो पूरे शहर को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।